तुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले इस मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून और नून लीग में खास तौर पे नवाज शरीफ पे एहतसाब का बयानिया तब्दील करने के लिए कोई दबाव है, क्योंकि नवाज शरीफ ने चंद दिन पहले बात की जर्नैलों की, साबिका आर्मी चीफ की, साबिका डीजी आईएसआई की और कुछ साबिका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एहतसाब की, और उसके बाद अचानक नून लीग ने लगा कि इससे यू टर्न ले लिया है और आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कुछ और ही बयानियां सुना रही हैं, कुछ और ही कहानियां सुना रही हैं। तो क्या मुस्लिम लीग नून पे बयानियां बदलने का दबाव है? अगर है तो कहां से है? अंदरूनी दबाव है या बैरूनी दबाव है? और क्या नून लीग ने अपना एहतसाब का बयानिया जर्नैलों का और जजों का ये तब्दील करने के लिए यू टर्न ले लिया है? असल कहानी क्या है, इसी पे आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे और इन सवालात के जवाब लेने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेंटर हैं जनाब इरफान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। लग ये रहा था कि 2017 के जिन किरदारों का, जिनमें साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज शामिल थे, साबिक चीफ जस्टिस शामिल थे, जस्टिस साकिब निसार साहब, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और दीगर किरदार, उनके एहतसाब के बयानियों को लेकर नवाज शरीफ अपना मामला आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और ख़ासतौर पर पाकिस्तान वापसी का मामला। लेकिन जो आज नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और उसके बाद जो बयानात आ रहे हैं, लग रहा है कि नून लीग ने यू टर्न ले लिया है। बयानियां बदलने के लिए या तो दबाव है या फिर यह बयानियां फिलहाल रद्दी की टोकरी में या फिलहाल सर्द खाने में डाल दिया गया है। इरफान सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया गरीब, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। देखिए, बयानिया का लफ्ज़ जो है वो हमारे यहाँ बड़ा तशरीह तलब है। हम कोई एक स्टेटमेंट जब आती है उसको बयानिया कह लेते हैं, उसके मुख्तलिफ कोई स्टेटमेंट आती है वो बयानिया, और बयानिया ये नहीं होता है। बयानिया एक शख्सियत का, किसी फ़र्द का, किसी सियासतदान का मजमूई किरदार होता है जो उसके पास्ट, उसके माजी के हवाले से, उसके कामों के हवाले से, उसके नज़रियात के हवाले से, उसकी सोच के हवाले से, उसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के हवाले से देखा जाना चाहिए। नवाज़ शरीफ साहब ने जो बात 2-4 दिन पहले कही है वो नई नहीं है, वो बहुत पहले से कह रहे हैं और बरसों से कैसे कह रहे हैं। अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो ये बात हमेशा कहते चले आए हैं। इसी का खुलासा है कि वोट को इज़्ज़त दो, यानी जो अवाम की राय है उसको मत कुचलो, और जो कुचलते हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। ये वो बहुत पहले से बात कह रहे हैं, अब भी उन्होंने कही है। अब ये कह लेना जी कि ये बात जो है ये उनके आने वाले इलेक्शन कैंपेन का कोई मरकज़ी बयानिया बन गई है, ये आप लोगों की तशरीह और तौज़ी हो सकती है, कुछ और लोगों की भी हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ। ये उनके जो एक फ़िलासफ़ी और नज़रिया है बहुत कदीम है और हम सब का है, मेरा भी है, आपका भी है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई करता है तो उसको कैफरे किरदार तक भी पहुंचना चाहिए, उसका एहतसाब भी होना चाहिए। ये तो एक नज़रियाती बात है जिस पे हम सब यकीन रखते हैं। अमलन क्या होता है, उसकी मुश्किलात क्या हैं, ज़मीनी हकीकतें क्या हैं, क्या माजी में हम ऐसा कर पाए, क्या आइंदा ऐसा कर पाएंगे, ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और पूछे जाते रहेंगे, देखे जाते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे। रहा नवाज शरीफ का बयानिया, तो नवाज शरीफ का मरकज़ी बयानिया जो है वो हमेशा तामीर व तरक्की होता है, वो मोटरवेज अच्छा। होती हैं, वो मईशत की बहाली होता है, वो बाहर की इन्वेस्टमेंट होती है, वो बैरूनी ममालिक के साथ बरादराना दोस्ताना ताल्लुकात होते हैं, वो नौजवानों की फलाह बहबूद होती है, नई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, नए हॉस्पिटल्स होते हैं, ये है नए कारखाने होते हैं, रोज़गार के मौके होते हैं, महंगाई की सतह को कम लाना होता है। ये बयानिया है नवाज शरीफ का। इस बयानिए को किसी उनकी एक स्टेटमेंट के अंदर जम कर देना और कहना जी कि अब इस थैली के अंदर उनका बयानिया बंद हो गया है, ये मेरा ख्याल है कि नाइंसाफ़ी की बात।
अब गोया आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ, जनरल बाजवा, जनरल फैज समेत जजेस व दीगर किरदारों के एहतसाब के बयानिए पे कायम हैं और जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो इसी एहतसाब के बयानिए को लेके आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान में बैठ के भी साबिक जर्नैलों, जजों के एहतसाब पे बात करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, मैंने बड़ी वजाहत से बात कह दी थी कि ये उनके जामे बयानिया का एक हिस्सा है। उनका जामे बयानिया जो है, जो शायद 80-90% होता है, वो तामीर और तजदीद। देखिए, आप उनका पिछला 4 साल का दौर देख लीजिए। वो 2013 में आते हैं, धरने कराए जाते हैं, 4-4 महीने धरने जारी रहते हैं। ताहिरुल कादरी कहाँ से आते हैं, खान साहब कहाँ से नमूदार होते हैं, फैज़ाबाद धरना कैसे होता है, डान लीग्स कैसे आती हैं, मुशर्रफ का एहतसाब कैसे होता है, अदालत कैसे बनती है, ट्रायल कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें चलती रही हैं ना। उसके साथ साथ 15,000 मेगावाट बिजली बनी है, उसके साथ साथ टेररिज्म का खात्मा हुआ है, उसके साथ साथ हम फाटफ की वाइट लिस्ट में आए हैं, उसके साथ साथ 54,000 पे आपका स्टॉक एक्सचेंज गया है, उसके साथ साथ आपकी फॉरेन पॉलिसी असम्बली है, उसके साथ साथ 60,000 की इन्वेस्टमेंट लाए हैं, $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाए हैं आप। तो ये सारे काम उनका बयानिया है। अब ये कह देना जी कि मुशर्रफ का जो एहतसाब उन्होंने किया था वो उनका सिर्फ बयानिया है, ऐसा नहीं है। देखिए, अब अगर वो ये कहते हैं कि जी जिन जिन लोगों ने 2017 के अंदर जमहूरियत को या अवाम की फलाह बहबूद को, उनकी तरक्की खुशहाली को, आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को डैमेज किया और मौजूदा मकाम पे लेके आए हैं, उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए। दूसरा बयानिया ये है ना, ये ना वो कहेंगे, ना आप कहेंगे, ना मैं कहूँगा। हाँ, ये आप मत सोचें कि वो इस बात से पीछे हट जाएंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि आने वाले, जैसे मैंने पहले कहा है कि आने वाले वक्त में ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ, मसाइल की तरजीह के साथ, प्रायोरिटीज़ के साथ जब वो आगे बढ़ते हैं, हाँ। तो ये इशू कहाँ चला जाता है, ऊपर आ जाता है, नीचे चला जाता है, बैकग्राउंड में जाता है, सफ़े अव्वल में आ जाता है, ये देखी जाएगी। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि वो इस बयानिए से या इस बात से दस्तकश हो जाएं और दस्तबरदार हो जाएं। अब यह बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि बाद में देखा जाएगा कि एहतसाब का बयानिया कहाँ जाता है। तो यही सवाल मेरा पहला आपसे था, जो मैं एक बार फिर आपसे जवाब जानना चाहूँगी कि मुस्लिम लीग नून ने एक तरह से यू टर्न ले लिया है, तब्दीली ले ली है बयानिए में। ये तब्दीली दबाव के जरिए आई है, अंदरूनी या बैरूनी दबाव के जरिए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि नून लीग का बयानिया तामीर और तरक्की का है और साबिका जर्नैलों का, जजों का एहतसाब होता है नहीं होता ये बाद की बात है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है बयानिए में। देखिए गरीदा, मेरा ख्याल है कि मैंने जिस तरह क्लासरूम लेक्चर होता है इस अंदाज से वजाहत कर दी थी, लेकिन आपकी तसल्ली शायद हो भी गई हो, लेकिन आप चाहती हैं कि आपके नाजरीन की भी तसल्ली हो, अच्छी बात है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जहाँ तक फ़लसफ़े का नज़रिया, एक चीज़ डूएबल है, एक चीज़ डूएबल नहीं है, ये एक अलग पैमाना है। एक चीज़ अच्छी है और एक चीज़ बुरी है, ये एक अलग पैमाना है। मैं एक चीज़ को बहुत अच्छा मुल्क के मफाद में समझता हूँ, मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर समझता हूँ, उसका इजहार भी करता हूँ। वो जिस तरह अदालत कहती है जी कि ये फ़ैसला हम दे सकते हैं, लेकिन इस फ़ैसले को अमल दरामद कैसे किया जाए। आपने ऐसे फ़ैसले देखे हैं कि अमल दरामद नहीं हो सका है, 90 डेज़ वाले पे अमल दरामद नहीं हो सका है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो बात कही है वो उस बात से दस्तकश या दस्तबरदार नहीं हो रहे। वो उनकी वसी तर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, वो वसी तर पॉलिटिकल फिलॉसफी का हिस्सा है और वो रहेगी। और वो रहनी चाहिए। हम सब इस पे यकीन रखते हैं। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है मुझे इस बात का जवाब दे दें। ठीक है सेंटर साहब, मुझे ठीक है, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे तो मीनार पाकिस्तान जलसे पे जाना है, तकरीर उन्होंने वहां पे करनी है। आप उनकी बहुत सी तकारीर लिखते रहे हैं, तो अगर मीनार पाकिस्तान जलसे की तकरीर आप लिखेंगे तो आपकी आपका जो लिखने का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? क्या उस तकरीर में, या क्या आप नवाज शरीफ को मशवरा देंगे कि जो वो जलसे से खिताब करेंगे आवाम से, उसमें एहतसाब की बात करें, जर्नैलों की और जजों की? गरीदा, पहली बात तो ये है कि मैं आपसे इंशाल्लाह मशवरा करूंगा तकरीर लिखने से पहले। दूसरी बात ये है, मुझसे ना करें, नवाज शरीफ आपसे करते हैं मशवरे। दो पहलू हैं, तकरीर लिखना एक अलग पहलू होता है और मुशावरत जो है वो अलग पहलू है। मियाँ साहब मसलन मशवरा जब करेंगे कि मुझे किन निकात पे बात करनी चाहिए, क्या तरजीहात होनी चाहिए, अवाम को क्या बताना चाहिए,
तो वो सिर्फ मुझसे बात नहीं करेंगे, वो एक वसी हल्के से बात करेंगे ठीक। या अपने करीब तरीन 8-10 लोगों से बात करेंगे, उसके पॉइंट्स तय होंगे, उसके निकात होंगे, उस पर बहस होगी। ठीक। कोई कहेगा जी कि ये बात कहनी चाहिए, कोई कहेगा जी नहीं कहनी चाहिए, कोई कहेगा जी कि इसको पहले रखें, इसको बाद में रखें। फिर एक नक्शा कार तैयार होता है, पॉइंट्स तैयार होते हैं, उसकी निटिंग करना जो है ठीक। वो मेरा या जो भी उनकी तकरीर लिखेगा उसका Right. काम है। और बुनियादी जो फिलॉसफी है वो मियाँ साहब की अपनी होती है, वो हमेशा अपने पॉइंट्स देते हैं। और मैंने देखा है कि जब तकरीर लिख भी ली जाती है तो बड़े ठीक है। गौर से पढ़ते हैं, उस पर काट छांट करते हैं, उस पर इजाफा करते हैं। तो ये एक ठीक। बड़ा लंबा अमल होता है जिसमें कई लोगों की मश्क शामिल है। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे भी मशवरा लूँ। ठीक है, लेकिन सेंटर साहब अगर हम नवाज शरीफ के एहतसाब के बयानी पे रहें और इस एहतसाब के बयानी की बात की जाए तो जिनके एहतसाब का वो डिमांड कर रहे हैं, जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं किरदारों से मुस्तफीद भी होते रहे हैं। मिसाल के तौर पे उन्हीं जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी दी, उन्हीं जनरल बाजवा को साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डिफेंड भी करते रहे, बतौर वज़ीर आज़म भी डिफेंड करते रहे, पार्टी के सदर भी थे वो उस वक्त। फिर उन्हीं जनरल बाजवा को आपने एक्सटेंशन का वोट भी दिया था, और अगर आपकी हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी, तो उसमें कटहरे में खड़ा कर लेते, एहतसाब के बयानी को तब लेके आते। तो ये अवाम फिर सवाल तो करते हैं कि फिर शायद नून लीग का जो एहतसाब का बयानिया है वो खोखला है या सिर्फ सियासी बयानबाजी है। देखिए, इसमें अगेन आप इस नुक्ते पे मुझे ला रही हैं कि हम कितने सीरियस हैं इस चीज़ के अंदर। और मैं वही बात कहूँगा कि ये हमारे वसी तर बयानिए का एक जुज़्व है और इसको एक जुज़्व ही समझना चाहिए। हमारा सारा फोकस, हमारी सारी तवानाइयाँ, हमारी सारी एफर्ट्स, हमारी सारी इंतखाबी मुहिम, हमारी सारी कारकर्दगी, हमारे सारे मंशूर का इन्हिसार इस नुक्ते पे नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये कहा है जी कि मुस्तफ़ीद होते रहे। मैं नहीं समझता हूँ कि हम कहाँ मुस्तफ़ीद हुए हैं उनसे। हाँ, अगर कहीं बाजवा साहब ने या किसी और ने चाहा कि हमने एक गलत काम कर दिया है, मुल्क को बर्बाद कर दिया है, कैसे शख्स के सुपुर्द कर दिया है जिसने मुल्क की इकानमी को डुबो दिया, मुल्क के खारजा ताल्लुकात ख़राब कर दिए, बड़ी ताकतों के साथ उसने टकराव पैदा कर दिया, हमारे दोस्तों को दूर कर दिया, और वो किसी नतीजे पे पहुँचे हैं उससे गुलू खलासी के लिए, और उसका बिलवास्ता फ़ायदा या बिलवास्ता मदद किसी और पार्टी को हो गई है, तो उसको ये मतलब नहीं है कि हमने कोई उससे फ़ायदा उठाया या हम कोई दरख्वास्त लेके गए थे उनके पास, ऐसी बात नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो PMLN की हुकूमत की बात आप करती हैं, वो PMLN की हुकूमत नहीं थी। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। PMLN से ताल्लुक़ रखने वाले शहबाज शरीफ साहब उसके वज़ीर आज़म थे। 15 आदमियों की, 15 जमातों की ये हुकूमत थी। हर जमात के वज़रा थे और बड़ी बड़ी अहम वजारतें थी उनके पास। बड़े बड़े अहम फैसले करते रहे। फैसले इत्तफाक राय से होते थे। वो ना मैं पीपल्स पार्टी के खाते में डाल सकता हूँ, ना मौलाना के खाते में डाल सकता हूँ, ना हमारे खाते में डाले चाहिए। वो इज्तमाई थे, बुरे थे या अच्छे थे। और आखिरी बात ये है कि जो वोट देने की बात आप करते हैं, ये भी हक़ाइक़ के मुनाफी है। बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन मिली है वो 2022 के अगस्त के अंदर मिल चुकी थी, 2019 के अगस्त के अंदर मिल चुकी थी, और इसका अगस्त के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो गया था। ये जो जिस बिल की बात आप करते हैं, ये तो 2020 जनवरी में पेश हुआ, और वो इसलिए हुआ कि उसको चैलेंज कर दिया गया था या सोए मोटो नोटिस ले लिया था खोसा साहब ने, और उन्होंने कहा जी इसका कोई कानून होना चाहिए। हमने कानून साजी के अंदर मदद की है ज़रूर, और वो कानून साजी उठा के देखिए कि उसमें बाजवा साहब का नाम कहाँ है, कहाँ हमने उन्हें वोट दिया। हम ना भी अगर इस कानून का साथ देते और ये कानून ना भी बनता तो भी बाजवा साहब तो 3 साल की एक्सटेंशन ले चुके थे। ये हमारे खाते में जो डाल दिया जाता है जी कि आपने वोट दिया, हमने बिल्कुल, मैं आज आपके प्रोग्राम में कतई और वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि PMLN ने बाजवा साहब को 3 साल के लिए कोई वोट नहीं दिया। हाँ, जो कानून साजी हुई उसके अंदर हमारा तावन PTI को, दूसरी जमातों का तावन PTI को हासिल था कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आइंदा के लिए इस इशू को स्ट्रीमलाइन कर लें और इसके लिए कुछ कवानीन बना लें, वो ज़रूर बना लिए गए हैं और उसमें हम भी शामिल थे। लेकिन ये कहना कि हमने बाजवा को एक्सटेंशन दी, बाजवा को तो अब भी एक्सटेंशन के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें हुई हैं, अभी भी आखिरी दफ़ा भी, कि वो 3+3+3 या +2 और हो जाए। यहाँ तक कहा गया जी कि एक्सटेंशन ना हुई तो मार्शल लॉ की तैयारी हो चुकी है। नवाज शरीफ ने कहा जी हो जाए, लग जाए मार्शल लॉ एक दफ़ा, फिर एक्सटेंशन नहीं देंगे। इसलिए हम कोई एक्सटेंशन ना हमने 2019 में दी है, ना उससे पहले राहील शरीफ को दी है,
ना अभी उनकी आखिरी कोशिश में एक्सटेंशन दी है। ये बड़ी अहम बातें आप कर रहे हैं, लेकिन सेंटर साहब जो मामला आप कानून साजी को वोट देने का या जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को वोट देने का कह रहे हैं, माजरत के साथ मुझे कहने दीजिएगा, ये वही मामला है कि आप कान को दाईं तरफ से पकड़ें या बाईं तरफ से पकड़ें, मामला एक ही है। कानून साजी को आप वोट ना भी देते, आप एब्सटेन कर देते जैसे बाकी लोगों ने भी किया पार्लियामान में बैठे हुए, तो कम से कम नून लीग का एक अखलाकी स्टैंड तो हो जाता ना, आपका एक अखलाकी उसूल तो आ जाता ना कि जी हमने वोट नहीं दिया, बस उसूलों की बुनियाद पर नहीं दिया, चाहे कानून साजी पार्लियामान से पास हो भी जाती। लेकिन बहरहाल अब ये कानून मौजूद है, तो नून लीग की अब सोच क्या है कि क्या आप सिर्फ जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के हक में नहीं थे या किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के हक में नहीं है, क्योंकि कानून तो मौजूद है। तो अगर नून लीग पार्लियामान में वापस आती है या आपकी हुकूमत आती है, तो क्या इस कानून को रोल बैक करेंगे आप, या आप चाहेंगे कि किसी भी और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन दुरुस्त है, सिर्फ जनरल बाजवा की दुरुस्त नहीं थी? अब दो बातें मेरी बड़ी तवज्जो से सुन लीजिएगा। पहली बात तो ये है कि 2020 जनवरी के अंदर जिस कानून का आप बार बार जिक्र कर रही हैं, उसमें बाजवा का कोई जिक्र नहीं है, बाजवा की एक्सटेंशन का कोई जिक्र नहीं है, बाजवा को मजीद 3 साल रखने की गारंटी और ज़मानत का कोई जिक्र नहीं है। आप निकाल के देख लें उसको, नंबर 1। नंबर 2, ये कानून अगर नहीं भी बनता, हम वोट ना भी देते और कोई भी वोट ना देता और ये कानून फेल हो जाता, तो भी बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल चुकी थी और इस कानून के बनने के बाद कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इस कानून बनने के बाद भी ये कहा गया कि वो फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख तक रहेंगे, जो कि तारीख पुरानी थी और वो पुराना नोटिफिकेशन ही चलता रहा जी। ये एक बात तो ये क्लियर कर लें। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक्सटेंशन ना कानून की मोहताज पहले थी ना अब है। जब ये कानून नहीं था एक्सटेंशन का, तो किस किस को एक्सटेंशन नहीं हुई है? अशफाक परवेज़ कियानी को नहीं हुई है, उसके बाद बाजवा साहब को नहीं हुई है, उससे पहले भी होती रही हैं। ये जो 10-10, 12-12 साल डिक्टेटर बैठे रहे, ये खुद ही अपने आप को एक्सटेंशन दे लेते थे, लेकिन कानूनी तौर पे भी जब ये कानून नहीं था तो एक्सटेंशन होती रही है। अब ये कानून है तो इसके तहत वो एक्सटेंशन एक लीगल प्रोसेस में आ गई है। अगर ये लीगल प्रोसेस हम ख़त्म कर देंगे तो भी एक्सटेंशन का जवाज़ तो रहेगा और होती रहेगी जैसे पहले होती रही है। जिसने देनी होगी दे देगा, जिसने नहीं देनी होगी वो इस कानून के बावजूद नहीं देगा। ये कानून ये नहीं कहता है कि कंपल्सरी है एक्सटेंशन देना, ये इररेलेवेंट सा कानून है। पता नहीं इस पे हम क्यों अड़े हुए। चलें सेंटर साहब, इन मामलात से आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। एक नई सियासी जमात के क़याम की सरगोशियाँ जो हैं, खबरें जो हैं वो इस वक्त जन्म ले रही हैं और कहा जा रहा है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के जो हम ख्याल लोग हैं, जो अपनी अपनी पार्टियों से नाला हैं, उन पर मुश्तमिल ये नई सियासी जमात बनाई जा सके। आप क्या समझते हैं कि एक नई पोलिटिकल पार्टी बनती है, अगर इस तरह से बनती है, ऑर्गेनिक होगी, इनऑर्गेनिक होगी, और क्या उसका कोई किरदार हो सकेगा इंतखाबात विन करने के हवाले से? जी गरीदा, जो नाम अब तक सामने आए हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब का है, खोखर साहब का है, मिफ्ता साहब का है, ये बड़े क्रेडिबल लोग हैं, बाकिरदार लोग हैं, बाउसूल लोग हैं, नज़रियाती लोग हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ये किसी के कहने पे या किसी की आशीर्वाद के साथ कोई पार्टी बना रहे हैं। ये इनकी अपनी सोच है और मुस्बत सोच है, अच्छे तरीके से वो सोचते हैं। शायद पुरानी जमातें मसाइल हल नहीं कर सकी और शायद हम मज़ीद कुछ अच्छे लोगों को शामिल करके मैदान में आएंगे तो अवाम हमारी तरफ आएंगे। इसका हक है, हमारे आइन में भी, हमारे कानून में भी, हमारी रिवायत। टाइम कम रह गया है तो सेंटर साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। खबरें ये चल रही हैं कि बलोचिस्तान में जो बाप पार्टी है उसका इंजमाम किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के साथ। बाप पार्टी का झुकाव किस तरफ से है सबको मालूम है, तो क्या समझा ये जाए कि नून लीग के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है या कोई डील हो चुकी है नून लीग के एस्टैब्लिशमेंट के साथ? हमारी कोई डील नहीं है। डील होती तो मियाँ साहब इतने तवील अरसे से बाहर ना बैठे होते। डील होती तो और बहुत कुछ हो चुका होता। डील करने वाले आपको पता है किस तरह आ जाते हैं और किस तरह छा जाते हैं। अगर कोई शख्स ये समझता है जैसे कि एक तासुर हो कि जी ए पार्टी जीतने वाली है या बी पार्टी जीतने वाली है या सी जो है उसके इम्कानात ज़्यादा हैं, लोगों का रुख होता है उधर, इलेक्टेबल्स का भी होता है और जो ये समझते हैं कि हमें आने वाले इक़्तिदार का हिस्सा बनना चाहिए उनका भी होता है। तो इस चीज़ को सोचते हुए अगर कुछ लोग पीपल्स पार्टी में गए हैं, अभी हाल ही में गए हैं, जा रहे हैं मुसलसल, और हमारे पास भी आते हैं। अगर कोई और उधर जाता है, ABC में जाता है तो ठीक है, और अगर हमारे पास आता है तो वो उसके पास लेबल है और वो कोई डील लेके आ रहा है। मेरा ख्याल है ये फेयर बात नहीं है। अगर बाप ने ये फैसला करना है कि हमारी बका या हमारे इक़्तिदार का रास्ता अब जुड़ा हुआ है नून के साथ,
तो उनको हक पहुंचता है वो नून के साथ आके मिले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में आज बात करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पीपल्स पार्टी नून लीग पे इल्जाम लगा रही है कि नून लीग अपने लिए मैच फिक्स करवा रही है और इलेक्शन के बाद इक्तदार में आने के लिए डील कर चुकी है या कर रही है। पीपल्स पार्टी के इन इल्जामात का जवाब लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है कि नून लीग अपने लिए मैच फिक्स करवा रही है। पीपल्स पार्टी के इल्जाम में सदाकत कितनी है, हकीकत क्या है, इसी पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल हैं नैयर हुसैन बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। नवाज शरीफ की वापसी पे निगरान वजीर दाखिला का बयान, उस पर मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से शदीद रद्द-ए-अमल दिया वो सब सामने है। लेकिन जब केयरटेकर सेटअप आया था, पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और केयरटेकर सेटअप की कॉन्स्टिट्यूशन पे आप लोगों ने सवालात रेज किए थे। अब पीएमएलएन को भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा हो गया है, खासतौर पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बारे में केयरटेकर होम मिनिस्टर का जो बयान, पीपल्स पार्टी क्या कहती है इस बारे में, क्या लग रहा है आपको? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब कोर्ट की परमिशन से बैरून मुल्क गए थे और अपने इलाज के लिए गए थे और उनकी जो सेंटेंस थी उसको सस्पेंड किया गया था फॉर अ सर्टेन पीरियड और वो एक जुडिशल ऑर्डर की बुनियाद पर बाहर गए थे। अब वो वापस आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कन्विक्शन तो उधर मौजूद है जी, और जो सस्पेंशन थी वो लिमिटेड पीरियड के लिए थी। तो अल्टीमेटली जब वो आएंगे तो जो कानूनी तकाज़े हैं वो तो उनको पूरे करने पड़ेंगे। उस पर कोर्ट क्या फ़ैसला देती है और फिर जो हुकूमत वक्त है उस पर क्या अमल करती है। और ये जो बयान वज़ीर दाखिला का था, उसका बयान कोई यही था कि कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया ये तो एक किस्म का थ्रेट था। इसमें ये पहलू भी सामने आता है, ये कोई फिक्स मैच तो नहीं है, क्योंकि उस तासर को ज़ायल करने की कोशिश की जा रही हो। जो कोलिशन पार्टनर्स थे उनकी अपनी रिजर्वेशन ज़रूर हैं मौजूदा केयर टेकर सेटअप पे, और इसीलिए हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की। और ये आप देखें पीपल्स वो पार्टी वो जमात है जिसका इस केयर टेकर सेटअप में कोई किरदार नहीं, कोई शेयर नहीं। दो कोलिशन पार्टनर्स ऐसे हैं जो प्रीवियस गवर्नमेंट में थे, जिनके गवर्नर आज भी बैठे हुए हैं। केपीके का गवर्नर देख लें और पंजाब का गवर्नर देख लें, तो उनकी मौजूदगी में और जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वफाक में, उनकी आप ज़रा काउंट डाउन कर लें कि कितने लोग किस जमात से मुंसलिक रहे हैं, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं है। अच्छा, साथ में नईर बुखारी साहब ये फरमा दीजिए, आपने कहा कि मैच फिक्स की तरफ आपने इशारा किया है, क्या आपको लगता है कि नून लीग मैच फिक्स करवा रही है या उनकी तरफ से मैच फिक्स हो रहा है, या नून लीग की कोई डील हो गई है, इक़्तिदार के लिए उनकी राह हमवार हो गई है? साथ ही नून लीग और बीएपी के इंज़माम की खबरें भी चल रही हैं और बीएपी का झुकाव किस तरफ है, क्या मामलात हैं, वो सब आपके सामने हैं। तो क्या आपको लगता है कि नून लीग की डील हो गई है? देखो, मैंने जो फिक्स मैच की बात की ना, उसका बुनियादी वजह यह थी कि एक सिटिंग केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, एक फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, वो थ्रेटनिंग मोड पे है और वो उसको कहता है कि जी शेख रशीद का हाल देख लो। तो जो केयर टेकर अभी जो सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर था, उसने यही कहा था कि कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा और फिर उसका रिट्रीट करना और फिर ये उसको थ्रेट करना। तो ये शायद उस तासर को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो
जो पिछली गवर्नमेंट में थे उनकी कुछ रिजर्वेशन थी, तो उसको तासर को ज़ायल करने की कोई बात हो। मैंने कहा, मैंने इस अंदाज में कहा। बाप पार्टी तो आपको पता है ये किसकी क्रिएशन है, और उसमें बाप पार्टी के केयर टेकर में मेजर रोल है। प्राइम मिनिस्टर उनका, इंटीरियर मिनिस्टर उनका, तो बाप पार्टी तो हुकूमत में बैठी हुई है। और ये लोगों की अपनी मेंटल अप्रोच होती है, पॉलिटिकल अप्रोच होती है, किस जमात में जाते हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है, और कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी होते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ज़रूर देखते हैं और उसके इशारे के मुंतज़र भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आज इस मुल्क में वक्त की ज़रूरत है। ठीक, मुल्क को क्राइसिस से निकालना है तो आवाम को ये इख्तियार होना चाहिए कि आज़ादाना तौर पे वो अपनी राय का इस्तेमाल कर सकें और वो नुमाइंदे मुंतखब कर सकें जो उन पर हुक्मरानी करें। क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन पॉलिटिकल और इकनॉमिक बड़ी अनस्टेबल है, और आवाम जो हैं वो अपने लिए रिलीफ चाहते हैं। ठीक, रिलीफ इसलिए चाहते हैं कि महंगाई आसमानों को छू रही है, राइट। बुनियादी जो अशिया है वो उनकी दस्तरस से बाहर चली जा रही है। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, इसलिए बुखारी साहब, अवाम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है। माजरत इंटरजेक्ट करने के लिए लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस आते हैं, नईर हुसैन बुखारी साहब से कुछ मजीद सवाल के जवाब लेते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नईर हुसैन बुखारी साहब से कुछ मजीद सवाल करेंगे। बुखारी साहब, एक तो नवाज शरीफ ने जिस तरह से एहतसाब का बयानिया अपनाया है, साबिका जर्नैलों का, साबिका जजों के एहतसाब का बयानिया, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहती है क्योंकि जिन साबिका जजों के एहतसाब की वो बात करते हैं वो पनामा केस में भी उनके जवाबात मौजूद थे, उनके फैसले मौजूद थे, और पनामा पे पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ रहा है। उस वक्त आप मुस्लिम लीग नून के एंटाई थे, तो अब उसी एहतसाब पे पीपल्स पार्टी क्या कहती है, और पीपल्स पार्टी का अपना बयानिया इलेक्शन में जाने के लिए क्या होगा? आसिफ जरदारी का मुफाहिमत का बयानिया या बिलावल भुट्टो जरदारी का मज़ाहिमत का जारहियत का बयानिया? पहली बुनियादी बात यह है कि जो बयानिया नून लीग का है, दे कीप ऑन चेंजिंग, उनमें कंसिस्टेंसी नहीं। पनामा के जजमेंट के बाद तो ये गवर्नमेंट में तो नून बैठी हुई थी ना, एहतसाब कर लेती, जजेस का कर लेती, जर्नैलों का कर लेती। 17 में ये जजमेंट आई है, 18 तक उनकी गवर्नमेंट थी, कर लेते। और फिर जब एक्सटेंशन दी गई उस वक़्त, और जब वो मुल्क से बाहर गए उस वक़्त उनका रोल क्या था, और उसके बाद उनका अब क्या रोल है। तो दे कीप ऑन चेंजिंग। पीपल्स पार्टी तो एक बात समझती है कि इस मुल्क में आइन बालादस्त है और आइनी तकाजे पूरे करने चाहिए, ठीक, चाहे वो ए हो, बी हो या सी हो। तो हम तो कानून की हुक्मरानी पे बिलीव करते हैं, और ये जो नून का हम पीपल्स पार्टी तो हमेशा एग्रीव्ड रही है उन फैसलों से कि 1979 के फैसले देखे कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, हमारी गवर्नमेंट्स डिज़ोल्व होती रही, रेस्टोर नहीं होती रही, बाकियों की रेस्टोर होती रही। तो इट इज़ बिटवीन देम और एस्टैब्लिशमेंट और द प्रेजेंट गवर्नमेंट, लेट देम डिसाइड देमसेल्फ। अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल नईर हुसैन बुखारी साहब आपसे, कि एक नई सियासी जमात के वजूद में आने की बातें हो रही हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के कुछ नाला लोगों पर या कुछ हम ख्याल लोगों पर मुश्तमिल ये जमात होगी। आपको लगता है कि क्या ये जमात ऑर्गेनिक होगी, इनऑर्गेनिक होगी, इसको आशीर्वाद किसकी हासिल रहेगी, और अगर इलेक्शन में जाती है तो क्या ये कोई एक क्रेडिबल सब्सटेंशियल पोलिटिकल पार्टी बन सकती है? देखिए, मुस्तफ़ा खोखर साहब ने कहा भी कैटेगोरिकली उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं है, सोच रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो 4-6 लोग थे जिन्होंने री इमेजिनिंग पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कुछ दौरे वोरे किए, लेकिन मुझे तो नहीं समझ आती, शायद खान अब्बासी साहब ने भी
आज पिछले दिनों दो चार दिनों में वो बड़ा तवातर से टेलीविज़न पे आ रहे हैं और अपना उनका इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, तो वो अभी तक पर्टिकुलर नहीं हुए कि वो जमात बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ठीक। बहरहाल इस मुल्क में जमातें बनती हैं, जमातों का वजूद ख़त्म भी होता रहता है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट की जमातें बनाई हुई देर पा नहीं होती। आप प्री पार्टीशन से लेके आज तक देख लें, आपको यूनियनिस्ट पार्टी नज़र आई कहीं जो ब्रिटिश इरा में बनी थी? आपको रिपब्लिकन पार्टी नज़र आई जो 50s में बनी थी? आपको कन्वेंशन लीग नज़र आई जो 60s में बनी थी? और जो 2000 में जो भी जमातें बनी उनका वजूद भी मिनिमाइज होके एक तहसील एक डिस्ट्रिक्ट तक रह जाता है। तो पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल उसको कोई परेशानी भी नहीं है, ना कोई फिक्रमंद है। ठीक। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपने 67 और ऑनवर्ड बहुत सारे नशेब व फराज देखे, लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, मरकजी सीनियर रहनुमा, हमसे बात कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock on GTV।